Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we plan to start a lecture series to teach and explain the basic terminologies relating to political science and international relations. It is the first video of this lecture series in which I am going to explain four key terms: deterrence theory, Cold War, authoritarianism, and colonialism. So let's move to learn the first key term, that is deterrence theory. First term is deterrence. Deterrence theory says that the possession of powerful weapons will deter aggression by other countries. It's very easy. You just need to understand the term deterrence. Deterrence means to prevent, रोकना. अगर एक स्टेट के पास पावरफुल वेपन्स हैं तो उस स्टेट के पास उन पावरफुल वेपन्स की मौजूदगी की वजह से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो उस पर हमला करने से रुके रहेंगे, उस पर हमला करने से बाज रहेंगे. इट मीन्स कि एक स्टेट के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगरचे वो स्टेट उन न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं कर रही, लेकिन उन न्यूक्लियर वेपन्स की उस स्टेट के पास मौजूदगी की वजह से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो दूसरी स्टेट्स हैं, वो उसके ऊपर हमला करने से रुके रखते हैं और उन न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन उनको डिटेर करती है, उनको रोक के रखती है. अगर हम देखें कि क्या ये जो डिटेरेंस थ्योरी है इसने वाकई ही इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरस्टेट वार को डिटेर किया, इंटरस्टेट वार को रोके रखा, तो यस. अगर आप कोल्ड वार पीरियड को देखते हैं, दैट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम 1945 टू 1991, तो इस पीरियड में जो दो ब्लॉक्स हैं, यूएसएसआर और यूएसए, they both were having and still they have nuclear weapons. और इन न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन की वजह से जो थर्ड वर्ल्ड वार है उसको रोका गया और थर्ड वर्ल्ड वार के कॉन्सिक्वेंसेस से बचा गया. बिकॉज दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे एंड दे बोथ वर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फैक्ट कि अगर न्यूक्लियर वार होगी तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे दे वुड बी अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस, और वो फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और कोई भी जो स्टेट है वो उन कॉन्सिक्वेंसेस से खुद को इम्यून डिक्लेयर नहीं कर सकती. तो वी कैन से कि इट हैज़ सक्सेसफुली प्लेड इट्स रोल. इवन अगर आप पाकिस्तान और इंडिया को देखते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के केस में भी जो डिटेरेंस थ्योरी है, जो न्यूक्लियर डिटेरेंस थ्योरी है, उसने अपना रोल सक्सेसफुली प्ले किया है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टर्म. Authoritarian form of government is a form of government that restricts and curtails public liberties and personal freedoms and is not accountable to the public. एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जहाँ पे इनफरादी आज़ादियों को कुचल दिया जाता है, जहाँ पर राइट टू स्पीच, राइट टू क्रिटिसाइज, ये सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं और जहाँ पे गवर्नमेंट अपने किसी भी एक्शन और अपने किसी भी डीड के लिए पब्लिक के सामने अकाउंटेबल नहीं होती. सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर जो अथॉरिटी है वो अनलिमिटेड होती है और अथॉरिटी को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट के ज़रिए से लिमिटाइज नहीं किया गया होता. इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है उसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट भी कहते हैं. उसे लिमिटेड गवर्नमेंट कहा ही इसलिए जाता है कि उसकी पावर्स को, उसकी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटाइज किया गया होता है, उसकी जुरिस्डिक्शन डिफाइंड होती है और वो गवर्नमेंट उस डिफाइंड जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं निकल सकती. और अगर वो उस डिफाइंड जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलती है तो डिफरेंट, अगर आप डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर कोर्ट्स इतनी इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी मौजूद होती है जिसके पास जुडिशियल रिव्यू का राइट होता है और वो ऐसी किसी भी अथॉरिटी के इलीगल यूज़ पर सो मोटो ले सकती है या कोई ऐसा एक्ट जो पार्लियामेंट ने पास किया है लेकिन दैट एक्ट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट्स उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती हैं. लेकिन एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती. प्रेजेंटली जो चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और मैनी अदर अरब कंट्रीज, दे आर प्रैक्टिसिंग अथॉरिटेरियन form of government instead of limited government or constitutional government. Let's move to third term, that is Cold War.
What is Cold War and which period is called Cold War period? 1945 जब कि वर्ल्ड वार टू ख़त्म हो गई तो 1945 से लेके 1991 का जो पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वार पीरियड, क्योंकि इस पीरियड के अंदर कोई कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वार नहीं देखी गई। रेदर जो दो पावर ब्लॉक्स थे, वन वाज द ईस्टर्न ब्लॉक एंड द अदर वाज वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक को जो लीडिंग एक्टर था दैट वाज यूएसए, और ईस्टर्न ब्लॉक का जो सुपरवाइजिंग हेड था दैट वाज यूएसएसआर। ये दोनों ब्लॉक्स के दरमियान आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, और ये इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को इन्होंने कोल्ड वार तक ही लिमिटाइज रखा। ये जो पीरियड है, लकीली ये पीरियड कन्वेंशनल वार की तरफ नहीं जा सका। कन्वेंशनल वार की तरफ ना जाने का एक हम क्रेडिट डिटेरेंस थ्योरी को भी देते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की प्रेजेंस को भी देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन दोनों ब्लॉक्स के पास थी। दोनों जो मेन एक्टर्स थे इस कोल्ड वार के उनके पास थी, तो न्यूक्लियर वेपन्स की पोजेशन ने उन्हें इस बात से रोके रखा कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट न्यूक्लियर वार शुरू करें, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार शुरू होती तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे दे वर बियॉन्ड द लिमिट। हम उनके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं कि वो कितने ड्रेडफुल और कितने डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस होते, और जो डिज़ास्टर लेवल था वो बहुत ही लार्ज स्केल लेवल होना था। और आई थिंक सो कि दुनिया के कोई भी जो कंट्री है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से इम्यून नहीं रह सकता था। तो दैट वाज ऑल अबाउट कोल्ड वार और कोल्ड वार पीरियड। कोल्ड वार जो थी ये डिफरेंट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोरम्स को यूज़ करते हुए लड़ी गई, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे से आगे निकलने और एक दूसरे को हर्ट करने की डिफरेंट स्ट्रगल्स करते रहे, लेकिन कोई कन्वेंशनल वार इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान शुरू नहीं हो सकी। अगरचे कई दफ़ा ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब जो एक्सपर्ट्स थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स थे, देवर फीलिंग fearful कि ये जो सिचुएशन है अब ये कन्वेंशनल वार की तरफ जा सकती है एट एनी मोमेंट। इसमें अगर आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का इवेंट याद हो तो उस वक्त बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि अब दुनिया किसी भी वक्त तीसरी जंग के कॉन्सिक्वेंसेस को देखेगी, और ये तीसरी जो आलमी जंग है अब उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लकीली जो तीसरी जंग है हम उसकी तबाही से महफूज रहे। लास्ट टर्म ऑफ टुडेज वीडियो is colonialism. What is colonialism? Colonialism is a type of domination. It is a mode of domination involving the subjugation of one population group and their territory to another. It means कि एक colonizer है और एक है colonized, जिनको कॉलोनी बनाया जा रहा है, जिनको सब्जुगेट किया जा रहा है, दे आर द colonized। और जो डोमिनेटिंग ग्रुप है जो उन्हें सब्जुगेट कर रहा है दैट इज़ कोलोनाइज़र। तो जो एक टेरिटरी है उस या उसकी पॉपुलेशन, उसको दूसरा ग्रुप जो कि कोलोनाइज़र है वो सब्जुगेट कर रहा है। और आम तौर पे ये सब्जुगेशन कैसे पॉसिबल होती है? बाय एस्टेब्लिशिंग अ रूल ऑन द टेरिटरी, उस टेरिटरी के ऊपर एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल एस्टेब्लिश करके, और वहाँ पे जो कोलोनाइज़र है उसके ग्रुप के लोगों को उस कोलोनाइज्ड टेरिटरी के ऊपर आबाद करके। वो वहाँ पे क्यों आते हैं, क्यों वहाँ के लोगों को और वहाँ के टेरिटरी को वो सब्जुगेट करते हैं, इंडिजिनस जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर रूल एस्टेब्लिश क्यों करते हैं? टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज ऑफ दैट टेरिटरी, उस इलाके के रिसोर्सेज को अपने स्टेट के बेनिफिट्स के लिए यूज़ करने के लिए, और उस इलाके के एक्सटर्नल रिलेशंस को कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप देखें कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको 1612 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ब्रिटिश की अराइवल है वो नज़र आती है, और 1612 से लेके अगर आप 1757 तक के पीरियड को देखें तो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सब कॉन्टिनेंट के उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल ग्रेजुअली इस्टेब्लिश करना शुरू हो जाती है।
और उसके बाद अगर आप 1757 से लेके 1857 तक देखें तो जो उनका रूल, जो उनका इन्फ्लुएंस है और जो उनका रूल था सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, वो स्पीडीली बढ़ रहा था। और आप अगर देखें तो जो नवाब ऑफ बंगाल थे, इसी तरह से अगर आप मैसूर को देखें और बहुत सारी और स्टेट्स को देखें, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस ने बाय फोर्स उन पे काबू पा लिया। सिराजुद्दौला जो कि नवाब ऑफ बंगाल थे, उनको शहादत मिली, और इसी तरह से टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के हुक्मरान थे, उनको भी शहादत मिली। और ये जो रियासतें थी, ये जो इलाके थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चले गए। और उसके बाद 1857 से 1947 का अगर आप पीरियड देखते हैं तो वो डायरेक्ट रूल था, जिसको ब्रिटिश राज कहा जाता है, और वो एंटायर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर था। और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटेन है, वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उसने क्यों रूल एस्टेब्लिश किया? टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड टू होल्ड टू एस्टेब्लिश इट्स होल्ड ऑन द एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो कॉलोनियलिज्म क्या है कि एक पर्टिकुलर कंट्री का दूसरे कंट्री के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर लेना, और कॉलोनाइज़र का अपने लोगों को वहाँ पे आबाद करना, जिस जहाँ पर उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया है। सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को अगर आप उठा के देख लें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो ब्रिटिशर्स थे उनको सेटल किया गया था। और जब 1947 में ब्रिटिशर्स केम बैक टू देयर कंट्री, और उसके बाद भी बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स थे जो कि यहाँ पे लोकल्स के साथ उन्होंने मैरिजेस कर ली और वो यहाँ पे रह गए। और आज भी आप अगर देखें तो इंडिया के अंदर आपको एक ऐसी कम्युनिटी नज़र आती है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नाम से एक आपको ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नज़र आता है, जो कि ना तो प्योर इंडियंस हैं और ना ही वो प्योर ब्रिटिशर्स हैं। rather you can say कि they are a mixed race from the combination of Britishers and Indians। तो ये इस चीज़ की एविडेंस है कि वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर आबाद किए गए थे। अब इसमें लास्ट चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो कलोनियलिज्म है, हम ये कह सकते हैं कि कलोनियलिज्म इज़ अ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन एंड इज़ अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म। लेकिन इम्पीरियलिज्म और कलोनियलिज्म, दीज टू आर द एंटायर डिफरेंट टर्म्स। हम इनको इक्विवेलेंट टर्म्स के तौर पर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। दीज टू टर्म्स आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट सेम। What is the difference between these two terms? This we will learn in our second lecture, in our second video of this lecture series, that is relating to the basic terminologies of political science and international relations. Uh, Let's summarize today's video. आज की वीडियो में हमने 4 बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड किया। वन इज़ कॉल्ड डिटेरेंस, कोल्ड वार, अथॉरिटेरियन और कलोनियलिज्म। डिटेरेंस क्या है? डिटेरेंस मीन्स प्रिवेंशन, कि अगर एक स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो उन न्यूक्लियर वेपन्स के होने की वजह से दूसरी स्टेट उसके ऊपर अटैक करने से रुकी रहती है। दिस इज़ कॉल्ड डिटेरेंस थ्योरी। कोल्ड वार पीरियड 1945 से लेकर 1991 का पीरियड कोल्ड वार पीरियड कहलाता है, क्योंकि इस पीरियड के अंदर कोई कन्वेंशनल वार नहीं हुई, लेकिन एक वार की सिचुएशन हर वक्त बनी रही। और ये जो पीरियड था, ये एक कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा पीरियड था जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट थी दुनिया के दो ब्लॉक्स के दरमियान। एक को हम ईस्टर्न ब्लॉक कहते हैं और एक को हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। वेस्टर्न ब्लॉक को सुपरवाइज कर रहा था, वेस्टर्न ब्लॉक को जो डोमिनेंट एक्टर था वो यूएसए था, और ईस्टर्न ब्लॉक का जो लीडिंग एक्टर था वो यूएसएसआर था। उसके बाद हमने अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया कि जिसमें पब्लिक लिबर्टीज़ कर्टेल कर ली जाती हैं, और जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू पब्लिक। देन वी डिस्कस्ड कलोनियलिज्म, कि कलोनियलिज्म एक ऐसा मोड ऑफ डोमिनेशन है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर स्टेट किसी दूसरी स्टेट के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर और उसकी टेरिटरी के ऊपर अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेती है। और वहाँ पे जो अपने मुल्क के लोग हैं उनकी एक कसीर तादाद को, उनकी एक बड़ी तादाद को वहाँ पर आबाद करती है, क्योंकि अगर उसने अपना रूल वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है तो वो अपने लोगों को अगर वहाँ पर आबाद करेगी तो वो अपने रूल को कंसोलिडेट कर सकती है।
और इसकी बड़ी बेस्ट एग्जांपल सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिशर का आना, और इसी तरह बहुत सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी। अगर आप फ्रांस को देखें, आप पोर्टुगल को देखें, और आप इसके अलावा स्पेन को देखें, तो इन्होंने दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स को अपनी कॉलोनीज़ बनाए रखा, वहाँ पर इन्होंने अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश किए रखा। That was all about today's lecture. What is the difference between imperialism and colonialism? This we are going to understand in our next video. Next video में हम जो political culture है उसको understand करेंगे, और political analysis को. In next video we are going to understand three terms. One is imperialism and the difference between imperialism and colonialism, and then what is political culture and what are the three types of political culture, and the third term is relating to political analysis. What are the three types of political analysis? All this we will understand in next video. Please keep watching and post your comments in case of any confusion or query. Thank you so much for watching. Take care. Goodbye. Allah Hafiz.